इमरान खान के हवाले से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक कड़वा घूंट पीना पड़ गया है और इमरान खान के उस मुतालबे को मानना पड़ गया है जो कि इंतहाई जायज मुतालबा था और उसको मानने का नुकसान कौमी सतह के ऊपर हुआ। शायद अब इस बारे सेकंड थॉट्स आ रही हैं, ऑलिव ब्रांच फेंकी जा रही है और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है, इसके ऊपर मिनो अन अमल होता है और यह चाल नहीं होती है और ये प्रॉपर उसके ऊपर सिद्के दिल से अमल करने का मंसूबा होता है, तो नाज़रीन किराम जो टॉप 2 लोग हैं, नंबर 1 इमरान खान साहब और नंबर 2 आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी यहां से शुरू हो सकती है अगर मिनो अन अमल होता है। मैं ये भी आपको नाज़रीन किराम बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मसला इन दोनों के दरमियान ही है, यानी इस वक्त जितने मसाइल की जड़ है इन दोनों के ताल्लुकात की खराबी है। अगर ये सही हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये जो मुतालबा इमरान खान का माने जाने की बात हो रही है और जिस तरीके से ऑलिव ब्रांच फेंकी जा रही है, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, अगर उसके ऊपर उसी तरह से अमल दरामद होता है और यही इमरान खान की बहुत बड़ी फतह होगी और ऐन मुमकिन है कि इससे दोनों आर्मी चीफ और इमरान खान एक छत तले हों। गो के इट्स वेरी अनलाइकली, गो के इसके ऊपर बात अभी से हम करें तो हमें नजर आता है कि यार ये तो नामुमकिन आदमी से है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर ये बात, ये दावा, ये जो तरीका या जो कोशिश की जा रही है वो सही और सिद्ध के दिल से की गई। तो ये क्या मामला है, किस मुतालबे को माना जा रहा है और उसके ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैसे ग्रीन सिग्नल दे रही है, आज इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज की वीडियो में इस चीज को शामिल करेंगे। दूसरा, आज और इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान ने बहुत ही एक जानदार और धुआंधार गुफ्तगू की है। कहीं ये उस गुफ्तगू का असर है या क्या मामला है? इमरान खान इनसे नाउमीद हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ दिल कर लें हम इसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। उनकी गुफ्तगू बहुत सारी चीजों का पता देती है, उन्होंने अपना प्लान बी बना लिया है। इमरान खान क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज अदालत से इमरान खान से मुलाकातों और बाहर होने वाली गुफ्तगू के बारे में फैसला और रजब भट्ट के ऊपर ये जो नया मुकदमा 295 के तहत दर्ज हुआ और जो रजब भट्ट, इस जो यूट्यूबर रजब भट्ट हैं, वो इस वक्त आपको पता है कि उन्होंने काबे के सामने खड़े होकर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही हसास मामला में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, तो आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए और कुछ हकायक आपके सामने रखने चाहिए। एज अ नेशनल ड्यूटी कुछ चीजें हैं नाज़रीन किराम जो मुझे आपके सामने रखनी है। तो काफी सारी चीजें हैं आज के दिन में, अब तक जितनी अपडेट्स हुई समेत जो हमारे जर्नलिस्ट गवाह हुए उनका वापस आना, अदालतों के सारे मामला, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में काफी सारी चीजें आपके सामने रख सकूं। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अवामी वॉल जो है वो उन सारी चीजों का मुकाबला कर सके, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगे भी फैलाइए ताकि मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती चली जाए। सुनिए नाज़रीन किराम, हुआ क्या है। आपको पता है कौमी सलामती कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी का वो इजलास बुलाया गया। इसमें तहरीके इंसाफ को पहले इन्होंने कहा था कि एपीसी बुलाएंगे और एपीसी के अंदर सबको बुलाएंगे। तो तहरीके इंसाफ का मुतालबा इसमें यह आया, अगर आपने एपीसी बुलानी है तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह आइए, लेकिन इमरान खान के बगैर वो कौन सी ही एपीसी होगी? इमरान खान के बगैर कोई एपीसी सोनी भी कैसे लगती है, या इमरान खान के बगैर किसी एपीसी का तस्वुर भी कैसे हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी कमेटी का इजलास बुला देते हैं। तहरीके इंसाफ उसे बैकआउट कर गई और वो टठे में चला गया सारा मामला। ऐसा मामला जिसके ऊपर कौमी यकजहती की जरूरत थी, ऐसा मामला जिसके अंदर पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत थी, वो टठे में चला गया। सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस, अना, उसकी वजह से नहीं इतना सही, यानी इमरान खान की हमें जरूरत ही नहीं है, नहीं यानी कि हमें पीटीआई की जरूरत ही नहीं है, हट जाते हैं, यानी कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से एक्ट किया गया। अब जब उसके ऊपर लैशबैक आया, जब उसके ऊपर चीजें इस तरह से हुई, तो नाज़रीन किराम शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने एक सेकंड थॉट या प्रोसेस का आगाज हुआ है। उसकी मिसाल इस तरह से है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ वुज़रा, इंक्लूडिंग वो तमाम वुज़रा जो कि डायरेक्टली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या मियां नवाज शरीफ ग्रुप के भी वुज़रा, ये बातें करना शुरू हो गई, या मुशीर ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास और बुलाया जा सकता है, इंक्लूडिंग वो लोग जो नहीं आ सके, यानी कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को शामिल किया जा सकता है। जराए तो ये भी बताते हैं कि इमरान खान को या पीटीआई को एक ऑफर की गई है, अल्लाह करे ये ट्रैप ना हो और ये सच्चे दिल से ऑफर हो कि भाई ऐसा कर लेते हैं। अगर इमरान खान साहब इसमें बजाते खुद शरीक नहीं हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब नहीं उसमें आ सकते हैं तो इसका तरीकाकार ये किया जाए कि जो अडयाला है वहां पर इंतजाम किए जाए और वहां पर जो है वो वीडियो लिंक का सहूलत हो, और वहां पर इमरान खान अगर आगे तकरीर भी कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। इमरान खान जो है वो एक सबसे बड़ी जमात के रहनुमा है, अगर तकरीर हो भी जाती है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि यार आर्मी चीफ की मौजूदगी में क्या होगा अगर ये सिक्योरिटी के रिलेटेड सारा इजलास और उसमें आर्मी चीफ भी आए, तो इमरान खान साहब भी वहां पर मौजूद हुए, यानी कि वीडियो लिंक है, तो फिर वहां उनकी मौजूदगी में तकरीर होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये ना होने के बराबर चांसेस हैं कि आर्मी चीफ की मौजूदगी, यानी कि दोनों के मामलात इस हद तक पहुंचे हुए हैं कि मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि वो अलाउ करें इमरान खान को पहली तौर पर फिजिकली आना, हो सकता है वीडियो लिंक से अलाउ कर दे, और फिर अगर इमरान खान तकरीर कर रहे हो तो वहां पर उनका मौजूद होना। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर जो सोचा जा रहा है, अगर ऐसा हो गया और ये ट्रैप ना हुआ,
तो एक बहुत ही बड़े और अहम मसले का हल इस एक स्टेप से शुरू हो जाएगा और चीजें दोनों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत के ताल्लुकात बेहतर हो गए तो मुल्क इस बहरान से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रैप हुआ, अगर ये वही सारा मामला हुआ तो मुल्क एक नए बहरान के अंदर दाखिल हो जाएगा। मैं ये भी आपको बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं यार एक और इजलास बुला लेते हैं, जो नहीं आए पहले उसको उनमें शामिल कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी ये तनकीद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और वो प्रो जर्नलिस्ट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट की मैं बात करूं कि यार इमरान खान को ले आते हैं, इमरान खान को पैरोल के ऊपर रिहा कर देते, ये इमरान तो क्या ही फर्क पड़ जाता। अब नाज़रीन किराम, मामला यह है कि इमरान खान ऐसी किसी भी चीज को जहन में लेकर नहीं बैठा, बल्कि इमरान खान तो अपनी तैयारी किए बैठा है और वो तैयारी किए बैठा है नाज़रीन किराम, वो खतरनाक है। और इसी के मेरे ख्याल से सिग्नल्स वहां पे पहुंचे हैं, इसी की चीज का पता चला है तो अगलों ने को सीरियसली काम करना शुरू किया है। इमरान खान ने जो कल रात गुफ्तगू की है और जो डयाला से बाहर आई है नाज़रीन किराम, वो बहुत ही जो है वो खौफनाक है मौजूदा हालात को लेकर। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले उन्होंने बात करने कहा कि जिनके कहने पर जो भी मुझसे मिलने आता है मुझे सबका पता होता है। यानी इमरान खान, वैसे भी मैं आपको बात बता दूं कि इमरान खान समटाइम जरूरी नहीं होता कि झूठे को उसके मुंह पे कन्फ्रंट कर दे। इमरान खान की नेचर ये है, जो लोग इमरान खान को करीब से जानते हैं, मुझे पता है, यानी जो लोग भी उनसे मिलते हैं, अगर उनमें से कोई बंदा मुझे सुन रहा होगा तो वो उस बात को की तायद करेगा। इमरान खान कहता है यार समटाइम कन्फ्रंट करना जरूरी नहीं होता, आपको पता है तो बस खामोश हो जाए। तो इमरान खान ने कल इस बात का इजहार कर दिया कि मुझसे जो भी लोग मिलने आते हैं, किसके कहने पर मिलने आते हैं, मुझे पता है। उन्होंने कहा कि मुझे अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, अदालतें मुझे इंसाफ नहीं देंगी, ये अदालतें कॉम्प्रोमाइज है, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, मिलती जुलती गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि लेकिन हम हर महाज पे लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि ईद के बाद, ये खतरनाक तरीन लाइन थी इमरान खान की गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी ईद के बाद हर तरफ आपको सड़कें गर्म नजर आएंगी। यानी कि ईद के बाद इमरान खान एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और वो जो इस वक्त तक आपको खामोशी नजर आती है, बिल्कुल चुप हर चीज नजर आती है, वो आपको गर्मा गर्म होना शुरू हो नजर आ जाएगी। और मेरे ख्याल से इमरान खान अगर आप सड़कों पर आएगा तो वो जस्टिफाइड भी होगा, क्योंकि ये पता चल चुका है कि कोई एक ऐसी अदालत भी नहीं बची, कोई ऐसी वाहिद अदालत नहीं बची जिसके ऊपर आप उंगली रख के ये कह सके कि यार यहां से इंसाफ होता है, यहां से जो है वो सही बात पता चलती है। जहां मिसाल देता हूं, आज की आप कहानी सुनिए। आज क्या हुआ, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, आपको पता है कि इमरान खान से मुलाकातों का मामला चल रहा था, उस पर 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था जस्टिस सरफराज डोगर साहब की मौजूदगी में। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने पहले जो फैसला लिखा उसके अंदर एक लाइन लिखी, उसमें उन्होंने बताया जी जैसे कि अंडरटेकिंग दी गई है सलमान करूर राजा साहब की जानिब से कि भाई कोई गुफ्तगू नहीं होगी, जो भी अंदर बातचीत होगी उसको जेल के प्रेमिसेस के बाहर जो है वो गुफ्तगू उसके बारे में नहीं। यानी कि आप क्या अलानिया तौर पर आप पाबंदी लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। यानी कि पहले आपने कहा कि यार रिपोर्टर्स नहीं जाएंगे अंदर, रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, वो आके ट्वीटें करते हैं, वो जनाब वारा नहीं खाता। पहले ये हुआ, रिपोर्टर्स को मना किया गया, फिर आपने मुख्तलिफ सियासी मुलाकातों को मना किया, फिर आपने इमरान खान की फैमिली को भी मना कर दिया। अब अलीमा खान की देखें मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, कह रहे हैं जी वो बाहर ट्वीट करती है। और फिर अब ये कहना है कि इमरान खान से कोई भी मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को आप शेयर ही नहीं कर सकते। यानी माफ कीजिएगा, इतना डर कि इमरान खान से होने वाला, डिस्कस होने वाला कहीं एक लफ्ज भी बाहर ना आ जाए। तो कुछ चीजें इस तरह से नहीं चला करती हैं। आप जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से नहीं दबा करते हैं मामला। इमरान खान की सोच को अगर आप अडयाला जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें जो है वो हो सके। तो बहरहाल अदालत की जाने पर ये सारी चीजें जो है ना वो इस तरह से हो रही है। अब रजब भट्ट की तरफ जाने से पहले एक और मरीम नवाज साहबा वाली खबर सुन लीजिए, और फिर 2 खबरें, वहीद मुराद और फिर रजब भट्ट। ये सुन, मरीम नवाज साहबा नाज़रीन किराम अस्पतालों में जाकर स्टंट मारती रही। आपने देखा कि मरीम नवाज साहबा ने क्या किया, आपने देखा कि कभी किसी को कहीं पर खड़े खड़े मुअत्तल कर दिया तो उसकी वीडियो बनवा दी, कहीं किसी को चुप करवा के मुअत्तल किया, जैसे कि जिना अस्पताल के एमएस को जब मुअत्तल किया तो उन्होंने इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस अपडेट डाला, और जब उस अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे नाज़रीन किराम बेशुमार डॉक्टर साहिबान उनको जाकर मुबारकबादों के मैसेज देना शुरू हो गए। यानी आप ये महसूस कीजिए, इस बात को आपको क्यों समझ नहीं आ रही है। यानी आप एक तो अपना डर और खौफ खत्म कर रहे हैं, दूसरा सबको पता चल रहा है कि आप सिफारिशी आई हुए हैं, आपको पता चल रहा है कि आप फॉर्म 47 के हो, सबको पता है कि आपकी अहलियत क्या है। ठीक है, मुबैना तौर पर ये सारी चीजें तो सबको पता ही है, मुबैना तौर पर आप सारा कुछ तो है ना ऑन रिकॉर्ड। तो भाई डॉक्टर्स जो है वो, अब आज डॉक्टर सड़कों पर निकल आए, और डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर निकलकर उन्होंने क्या किया, वो आज उन्होंने कुछ नारे इस तरह से लग रहे थे कि ये मरियम क्लिनिक नहीं है, यानी कि मरियम के सेंटर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट सेंटर्स हैं। जिस तरह से बेइज्जतियां हो रही हैं, अब आपने इथोपिया जैसे हालात पैदा किए हुए हैं, सहूलियात इथोपिया जैसी हैं, और आप परफॉर्मेंस फ्रांस और इटली जैसी मांगती हैं, बरतानिया जैसी मांगती हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, या इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। आप अपने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, उनको तमाम सहूलियात से मुज़य्यन कीजिए, और उसके बाद आप जो भी करना चाहती हैं वो करें। खैर, ये आज मरियम नवाज के खिलाफ तो लोग बाहर निकल रहे हैं, और सरासर अब बेइज्जती प्रोग्राम शुरू हो गया। पंजाब की सड़कों के ऊपर डॉक्टर्स गर्म नजर आते हैं, और डॉक्टर्स ठीक ठाक तमाशा लगाए हुए हैं। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से चला रहे हैं। एक और खबर सुनिए नाज़रीन किराम, वहीद मुराद साहब जो कि रिपोर्टर हैं, जिनको कल रात अगवा किया गया। पहले तो अफसोस की बात यह है कि कल रात जब जिन लोगों ने भी अगवा किया, सबको पता है एजेंसियों के ऊपर सवाल उठते हैं कि जिस तरह अगवा किया जाता है, तो वहीद मुराद को जिस तरह से अगवा किया गया, उनकी बूढ़ी सास थी, उनकी बेगम भी जर्नलिस्ट है, उनकी वालिदा थी घर पे, तो उनको धक्के मारे गए।
यार ये कौन सा तरीकाकार है? आप बुजुर्ग वालिदैन के ऊपर भी तशद्दुद करना शुरू हो गए हैं। यार कोई शर्म और हया बाकी रह गई है हमारे मुआशरे में? कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज रह गई हैं? कोई ऐसी चीज रह गई है? कोई ऐसी चीज नहीं है। नाज़रीन किराम धक्के मार के लेके चले गए। आज खैर बहरहाल उन्हें एफआईए ने पेश किया अदालत के अंदर, और जो एफआईए ने पेश किया वो बड़े भोंडे से मुकदमे में, जिन्होंने अख्तर मेंगल के ट्वीट को रीट्वीट किया है। यार ये क्या बकवास है यार? मतलब अख्तर मेंगल ने कुछ कहा है तो अख्तर मेंगल को पकड़ो। उन्होंने फेसबुक के ऊपर अख्तर मेंगल की वो पूरी पोस्ट की और नीचे लिखा अख्तर मेंगल, यानी कि अख्तर मेंगल साहब ये कह रहे हैं, लेकिन वहीद मुराद को, अब वहीद मुराद को इसलिए उठाया गया क्योंकि वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, वो सवाल करता है, वो सवाल करते हैं तो सवाल चुभते हैं। अब वो सवाल चुभते हैं तो नाज़रीन किराम उसकी तकलीफ होती है, और तकलीफ होती है तो भाई बंदे का कला कुमा करना जरूरी है, इसलिए बंदे को उठा लिया गया। ये बड़ा ही अफसोस का मरहला है। और फिर आज जिस तरह से लेके जाया गया दहशतगर्दों की तरह, हादी चट्टा और ईमान मजारी वहां पर थी, वो कह रहे थे कि भाई सिग्नेचर ही करवा लें दो, वकालतनामा दस्तखत करवाने दो, लेकिन वकालतनामा में दस्तखत नहीं करवाने दिया गया। भगाते भगाते धक्के मारते उस बेचारे को लेकर चले गए हैं। तो ये तो सहाफत को आपने हथकड़ियों में जकड़ दिया, तो ये सियासत आती है। अब नाज़रीन किराम आखिरी खबर रजब भट्ट के हवाले से, रजब भट्ट की कहानी सुन लीजिए। देखिए नाज़रीन किराम, रजब भट्ट के ऊपर इस वक्त खास तौर पर जो है वो जो एक मजहबी जमात है वो बड़ी सरगर्म है और बड़ी जनाब तुम देने वाली प्रोग्राम पे लगी हुई है। रजब भट्ट ने क्या कहा? उसने 295 जो सिद्धू मूसेवाला का गाना था उसको नाम पे उसने कहा जी मेरे पर भी ये दफा लगी हुई थी तो मैं इस नाम पे परफ्यूम बना रहा हूं। अब उसको नहीं पता था कि जो 295 है ये नामूस रसालत का कानून है। 295 नंबर तो तौहीन में नहीं आता ना। उसको अगर पता होता तो ये, अब देखिए वो काबे के सामने खड़ा होकर कह रहा है मैं आशिक रसूल हूं। यार कैसा मामला आ गया कि एक बंदा कह रहा है मैं आशिक रसूल हूं और हम उसको जो है वो तौहीन देने के ऊपर आ चुके हैं। खौफ खुदा कीजिए, हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी अदम बर्दाश्त क्यों पैदा हो गई है? इतना यानी कि एक बंदा कसमें उठा के कुरान पे हाथ रख के कह रहा है यार मैं आशिक रसूल हूं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं, नहीं तुम आशिक रसूल नहीं हो। यार इश्क किसी का क्या है ये अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। हम क्या मतलब अपने हाथों में कानून को लेने की बात कर रहे हैं। और वो जो 295 है वो तो सिद्धू मूसेवाले का गाना है। अब शायद उसको अंदाजा नहीं था कि यार ये जो 295 है ये 295 पीनल कोड के अंदर इस नंबर पे ये आता है। उसके ऊपर भी मुकदमा हुआ था पिछले दिनों, पता है वो नमाज पढ़ने वाले मामले पे 295 और 200A और 295C हुआ। तो इसके ऊपर उसने कह दिया हाँ जी मेरे ऊपर भी ये 295 हुआ था, तो उसके ऊपर जनाब मैं 295 का मुकदमा हुआ था। यार 295 जो है ना वो नंबर मुकद्दस नहीं है। हाँ वो आप सल्लम से जो चीज जुड़ जाए वो हमारे लिए मुकद्दस होती है, लेकिन नंबर तो कुछ भी हो सकता है। वो 366 होता, अगर तो वो कानून का नाम लेके मजाक उड़ाता तो हम कहते हैं यार इस बंदे ने गलत किया। फिर भी रियासत को हक है इस बारे में फैसला लेने का, लेकिन वो नंबर 295 कह रहा है और हम जो है अब जो बंदे उसके पीछे पड़े हुए हैं वो कह रहे हैं तो उनको बेचारों को पता ही नहीं है 295 क्या होता है। अब मैं की बात हूं, मैं अपने आप को नाज़रीन किराम बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं और मैं इश्क करता हूं। मुझे को बताने की जरूरत नहीं है, बता क्यों रहा हूं। एक दफा मैंने मुफ्ती कबीर का इंटरव्यू किया, हमारे यहाँ तो थोक के हिसाब से ये मुकदमे होते हैं। मुफ्ती कबीर का इंटरव्यू किया तो मेरे खिलाफ किसी ने इस दफा के तहत दरखास्त दे दी। और मुझे तो खैर पता था, मैं सियाना था। मैंने कहा भाई कत्ल का मुकदमा साथ जा सकता है, ये जो तुमने, मैंने हाथ जोड़ के एक वकील साहब थे उनसे मैंने कहा यार इससे मेरी जान छोड़ो, ये नहीं बर्दाश्त। तो मैं खुद को बहुत बड़ा आशिक रसूल कहता हूं, ठीक है, और मैं मानता हूं मैं उनसे उनकी आल से मोहब्बत करता हूं, इश्क करता हूं, लेकिन यार ये क्या, यानी यहां पर तो ये वो पूरा एक पाकिस्तान के अंदर तो मामला चला हुआ है यार ये। और फिर ये मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं यार, बड़े बड़े लोग थोड़ा सा अकल से काम नहीं ले रहे। वो अब टिकटॉक के चक्करों में फर्क खोकर साहब हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक शख्स की दुश्मनी में आप क्या कर रहे हैं? आप मुआशरे को अदम बर्दाश्त की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर कोई मुंह से कहता है मैं आशिक रसूल हूं तो मानो यार उसकी बात को तस्लीम करो। हमने वो एक नया काम शुरू किया हुआ है तो थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ हौला रखने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर उससे गलती हुई है तो अगर उससे मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा कि भाई ये सही है, तो फिर भी यार कानून जाने वो जाने, कानून के कटहरे में खड़ा होगा, जज फैसला करेगा ठीक है या नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिसको वो एक और साहब हैं, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, वो भी बना, वो कहते हैं जिसको तो मार देगा इसको। यार आप क्या गोली मरवाना चाहते हैं? उसको क्या करना चाहते हो यार? आप खौफ खुदा करो, थोड़ा ठंडा प्रोग्राम रखो। अगर आपको उसे कोई प्रोफेशनल जेलसी है तो वो किसी और तरीके से निकालो। तो रजब भट्ट के साथ ये जो कुछ हो रहा है मैं बिल्कुल उसकी मुखालफत करता हूं। मैं ये कहता हूं कि उस बंदे से उसे गलती से अगर कुछ हो गया, जाने में कुछ हो गया तो यार वो तो अल्लाह भी माफ करता है, बंदे क्यों? तो अगर वैसे तो उसने, मैं कहता हूं कि आप सल्लम की जूती पे हमारी जिंदगियां कुर्बान, उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपसे सल्लम से रिलेटेड हो, अल्लाह माफ करे। वो कानून की बात कर रहा था, कानून की भी उसे नहीं पता था कि यार इससे रिलेटेड ये कानून होता है। वो तो जैसे होता है, जैसे मैं कहूं कि यार मेरे पे दफा 302 के तहत मुकदमा हुआ था, मुझे नहीं पता कि दफा 302 का मुराद, तो मैं कहूं यार मैं 302 का परफ्यूम जारी करूंगा। जैसे इमरान खान कैदी नंबर 804 है तो बहुत सारे लोगों ने 804 परफ्यूम जो है वो निकाल लिया कि भाई क्योंकि इमरान खान का कैदी नंबर है तो उसके ऊपर जी इमरान खान के ऊपर, तो उसके ऊपर मुकदमा हुआ 295 का, तो उसने निकाल दिया। अब उसे गलती होगी अनजाने में, उसे नहीं पता था कि यार ये से रिलेटेड है, तो हाथ हौला रखिए। मुआशरे के अंदर इतनी अदब बर्दाश्त मत लेके आइए, खौफ खुदा कीजिए, मतलब थोड़ी सी मेहरबानी करें। ये तरीका जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, यानी ये अब ये ना हो सकता मेरी मुखालफत शुरू हो जाए तुम इस बारे बात, भाई नहीं, अल्लाह को जान देनी है। मैं ये कहता हूं कि
कौन किस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क करता है वो जानता है, अल्लाह की जान जानता है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है जो लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनसे ज्यादा और बड़ा आशिक रसूल हो। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें।